जेल का माहौल घुटन भरा था। वो छाँव में पेड़ से टेक लगाए बैठा था जब उसके सामने एक कांस्टेबल आकर खड़ा हुआ। सर का ऑर्डर है, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, कल तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। उसने हैरत से अपनी गिरी आंखें उठाईं, कांस्टेबल को देखा। पूरे 5 साल बाद उसने इस बात का सुनने का इंतजार किया था कि वो आजाद होगा, और आज आखिरकार आजाद होने वाला था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भर आई। उसका एक बूढ़ा कैदी साथी उसके पास आकर बैठा। तुम्हें पूरे 5 सालों में आज मुस्कुराते हुए देखा है, क्या बात है मिस्टर? वो जैसे जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। हाँ, क्योंकि मैं उससे मिलूंगा पूरे 5 साल बाद, इसलिए खुशी हो रही है। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी। ये वही है ना जिसके खातिर तुम जेल में आए थे मिस्टर? उसने बूढ़े को बिना देखे हाँ के इशारे में सर हिलाया। अच्छा, और कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें जेल में आना पड़ा था? तुमने आज तक बताया नहीं। शायद बूढ़ा अभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड था। मैं जिसकी वजह से जेल में आया था, वो मेरी मोहब्बत है। वो लड़की जिसे खोने के डर से मुझे सारे गलत काम छोड़ने पड़े, और मैंने खुद को सुधारने के लिए खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लिया। सिर्फ उसे सेफ रखने के लिए मैं जेल आ गया, ताकि कहीं मेरे किसी गलत काम की वजह से उस पर कभी दोबारा कोई परेशानी ना आए। वो कहीं खोया खोया बता रहा था। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? गिरे आंखों वाले ने ना के इशारे में सर हिलाया। मोहब्बत नहीं, मेरी नसों नसों में खून की जगह वो मोहब्बत बनकर दौड़ती है। उसके खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता था। फिर 5 साल की सजा क्या चीज है? अब वो पेड़ की टेक छोड़कर सीधा हुआ। 24 घंटे बाद आखिरकार वो इस जेल की कैद से आजाद होने वाला था। उसकी आंखों के पर्दे एक सुनहरी रंग की आंखों वाली लड़की का चेहरा लहरा रहा था। फिर वो अपने पास्ट में पहुंच गया, जहां वो पहली बार मुझसे मिला था, जब मैं उसकी जिंदगी की एक असली सच्चाई बन गई थी। मैं भीगी आंखों के साथ सामने का मंजर देख रही थी, और जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरा हस्बैंड किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़े उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रहा था, और सामने खड़ी मेरा दिल जैसे फट रहा था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे रोकने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी, मगर जब तक मैं दरवाजे तक पहुंची, मेरे देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने कमरे में जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था। मेरी आंखों में एक बार फिर आंसुओं की नदियां बहने लगीं। ये सोच ही मेरी सांस रोक रही थी कि मेरे हस्बैंड किसी और के साथ मेरी आंखों के सामने कमरे में चला गया। वो अपनी बात का इतना पक्का होगा, मुझे यकीन नहीं था। मैं कहाँ उसे किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। मैं जल्दी से दोबारा कमरे के बंद दरवाजे के पास आई, और अब दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलिए अभिनव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे होते हुए किसी गैर औरत के पास नहीं जा सकते। आप मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते। दरवाजा खोलिए अभिनव, मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करिए। मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। ऐसा मत करिए अभिनव। मैं दोनों हाथों से दरवाजा पीटती हुई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मेरा सारा शरीर कांप रहा था, मगर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मेरे शोर से नौकरानी भी काम छोड़कर बाहर आ गई, मगर दरवाजा नहीं खुला। प्लीज अभिनव, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मर जाऊंगी अभिनव। मत करिए। आपको मेरी बातों पर गुस्सा आया है तो आप मुझ पर चिल्ला लीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। एक बार फिर दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन जैसे दूसरी तरफ उस इंसान को कोई तरस ही नहीं आया। उसने कहा था वो 24 घंटे में मेरे सामने किसी और औरत को अपने बेड तक लाएगा, और वो अपनी बात का पक्का था। मैं वहीं बैठी रोती रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मैं अब भी रो रही थी। नौकरानी अफसोस से मुझे देख रही थी। फिर मेरी हालत पर तरस खाते हुए वो मेरे पास आई
मैडम, आप प्लीज कमरे में चली जाइए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। नौकरानी की बात सुनकर मैंने ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अभिनव, दरवाजा खोलो। आपको मेरी कसम, अगर आपने आज दरवाजा नहीं खोला तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी, आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं अभी भी दरवाजे पर अपना नाजुक हाथ मारती धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। मेरी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे और दरवाजे के उस पार वो किसी और औरत को छू रहा होगा। ये सोचकर ही मैं और ऊंची आवाज में फूट फूट कर रो पड़ी। नौकरानी ने हिम्मत करते हुए मुझे बाजू से पकड़कर उठाया। प्लीज उठिए मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए प्लीज। वो मुझे उठाकर खड़ा कर चुकी थी। छोड़ो मुझे, अभिनव से बात करनी है। अभिनव, मैं अभी भी उसे पुकार रही थी। नौकर ने मुझे दूसरे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास मेरे हाथ में थमाया, मगर मैं बेड ग्राउंड से टेक लगाए छत को घूर रही थी। मेरी आंखों में जैसे जिंदगी के रंग बचे ही नहीं थे। नौकरानी खामोशी से कमरे के बाहर निकल गई और मैं छत को घूरती अब अपने पास्ट में खो गई थी। जब मेरे ऊपर सारी दुनिया तंग पड़ गई थी, तब वो अकेला इंसान था जिसने मेरी प्रोटेक्शन की थी, मुझे इज्जत दी थी, और आज वही मेरे दिल को चूर चूर कर चुका था। मैं हर रोज की तरह आज भी एकेडमी से जल्दी घर जाने की कोशिश में थी, मगर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और अपने मोहल्ले से पिछली गली में हमेशा की तरह आज भी राजू मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसके लोफर दोस्त भी मौजूद थे, मगर उसकी मौजूदगी में किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे पास आ सके। मुझे तंग करने का हक सिर्फ राजू ने ही रखा था। मैं सर नीचे करती हुई आगे बढ़ी तो एक बार फिर वो मेरा रास्ता रोक खड़ा हो गया। क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर बार मेरा रास्ता रोक लेते हो? मैंने अपना डर बहादुरी में छुपाने की कोशिश की। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी, ये सब चलेगा। आखिर कब होगी तुम मेरी? मेरी जान, तुम अच्छी लगती हो मुझे और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। देखो तो, मैं शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। उसने एक झटके से मेरी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली और मैं कांप कर रह गई। अगर तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है, तो क्यों बार बार मुझे छूने की कोशिश करते हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं उसकी पकड़ में बड़ी बुरी तरह फड़फड़ाई, अपना बाजू आजाद करवाने की कोशिश करने लगी। जब राजू ने गुस्से से मुझे बाजू से पकड़े, अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से मेरा मुंह दबोच लिया। बहुत हो गया तमाशा, रोज रोज समझाने नहीं आऊंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और शादी करने के लिए हाँ नहीं की, तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालूंगा और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। मैं बड़ी बुरी तरह घबराने लगी। राजू मुझे काफी डरा चुका था और फिर एक झटके से मुझे छोड़ दिया। जैसे ही राजू ने मुझे छोड़ा, मैं रुके बिना जल्दी से भागी और अपनी गली के नुक्कड़ में जाकर गायब हो गई। मैं बिना रुके अपने घर के गेट के अंदर आती जल्दी से दरवाजा बंद कर गई और अब मैं गेट से टैक लगाए लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। क्या हुआ साक्षी? ऐसे क्यों घबराई हुई हो? मेरा भाई राहुल, जो कमरे से बाहर निकला था, मुझे इस तरह कांपते देखकर मेरे पास आया। मैंने भीगी आंखें उठाकर अपने भाई को देखा, जो मुझसे 2 साल बड़ा था। राजू नहीं छोड़ता भाई, उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज उसने मेरी कलाई पकड़ ली और ये धमकी दी है, अगर मैंने 2 दिन तक उससे शादी के लिए हाँ नहीं की, तो वो मेरे घर में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और राहुल के शरीर में जैसे आग लग गई थी। ये समझता क्या है अपने आप को? बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इसे और इसकी बदतमीजी को। बहुत हो चुका अब। मैं इसे अपने तरीके से सबक सिखाऊंगा। मैं हैरत से अपने भाई को देखती रह गई, जो मेरे पास आता मुझे साइड करके गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। मैं घबराकर बाहर आई
तो मैंने दूर से देखा, गली के मोड़ पर राहुल राजू का कॉलर पकड़े कोई बहस कर रहा था और एकदम से राजू के दोस्तों ने राहुल को पकड़कर पीछे किया और फिर देखते ही देखते राजू ने अपनी गन जेब से निकाली और मैं जैसे उसका इरादा समझ गई थी। मैं तेजी से भागी, मगर मैं अभी आधे रास्ते में ही थी जब राजू की गन से गोली निकली और राहुल का माथा चीर गई। सारे मोहल्ले में अजीब सा डर फैल गया। भाई, मैं वहीं बाजार में ही घुटनों के बल गिरी और चिल्लाई। सारे मोहल्ले ने मेरी चीखें सुनी, सब घरों से बाहर निकल आए। मैं बुरी तरह रो रही थी। नहीं, मेरा भाई राहुल भाई। मैं बुरी तरह से रोती, अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। लोग इकट्ठे हो रहे थे। राजू सुकून से पलट गया और अब मोहल्ले से गायब हो गया। मेरी चीखों की वजह से मेरी बीमार माँ बहुत मुश्किल से खुद को अपने कदमों के सहारे खड़े करती दरवाजे तक आई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। लोग राहुल को होश दिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मर चुका था। कुछ ही घंटों में इस घर में मौत का मातम हो गया था। हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब हमारे बाप की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हमारी माँ ने हमेशा हम दोनों भाई बहनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनसे जितना हो सका उन्होंने वो किया। कभी किसी स्कूल में टीचर की नौकरी की, तो कभी घर में नौकरानी का काम किया, मगर हम दोनों भाई बहनों को कभी अनाथ जैसी जिंदगी गुजारने नहीं दी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना इंटर पूरा किया था। उसके बाद 2 साल घर बैठकर ही बीए की पढ़ाई की थी और अब मैं एक एकेडमी में मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी ये खूबसूरती इस मोहल्ले के राजू नाम के गुंडे की आंखों के सामने कोई 4 महीने पहले आई थी। राजू हमारे इलाके में अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलने के लिए आता था। एक दिन एकेडमी से वापस आते हुए मुझे देखकर उसकी आंखों में नशा उतर आया। उसने बहुत कोशिश की मुझे किसी भी तरह से अपने जाल में फंसाने की, मगर मैं एक बार भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। जब उसने मेरे खानदान के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसे पता चला मेरा एक शरीफ घराने से ताल्लुक है और हम लोग गरीब हैं और मुझे हासिल करने के लिए सिर्फ एक तरीका शादी ही था। इसलिए वो अब हर रोज मुझे शादी की धमकी देता था, मगर आज हद हो गई थी। मेरा भाई मर चुका था। मोहल्ले के कुछ लोग हमारे घर में बैठे हुए थे। मेरी माँ खामोश थी, मैं खुद भी खामोश थी। कहीं ना कहीं मैं खुद को अपने भाई का कातिल समझ रही थी। ना ही मैं अपने भाई को बताती और ना ही मेरा भाई ऐसे मरता। वो हमारा इकलौता सहारा था। वो एक आम सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था और हम दोनों भाई बहन मिलकर घर चलाते थे। और अब हमारी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी और साथ बीमार भी। इसलिए हम अपनी माँ को कोई काम नहीं करने देते थे। रात से दिन हो चुका था। मैं लॉन में बैठी थी जब घर का दरवाजा खुला और राजू और उसके दोस्त आगे पीछे घर के अंदर आए। मैंने खाली खाली नजरों से उसे देखा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर उससे बहस करती या लड़ती झगड़ती। देख लिया मुझसे बदतमीजी करने का अंजाम। आगे से अगर दोबारा मेरे सामने किसी ने भी जबान चलाने की कोशिश की, तो उसका भी यही हाल करूंगा। और किसके दम पर उछल रही थी? तुम्हारा भाई तो मर गया। अगर चाहती हो कि तुम्हारी बीमार माँ जिंदा रहे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। कल मैं इसी टाइम आऊंगा। शादी करने के लिए तैयार रहना, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी इस बीमार माँ, तुम्हारे इस इकलौते सहारे की भी जान ले लूंगा। वो मुझे धमकी देता घर से बाहर निकल गया और मैं जहाँ थी वहीं की वहीं हैरान खड़ी रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी दोस्त जो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, रिया, मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पास आई। तुम फिक्र मत करो साक्षी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास इसका एक हल है। मैंने खाली खाली नजरों से रिया को देखा। कैसा हल? जैसे मेरी आंखों ने सवाल किया। यहाँ हमारे मोहल्ले से ना 10 मिनट की दूरी पर एक बस्ती है और उस बस्ती में एक कोठी है। वहाँ का मालिक अभिनव भाई हैं। तुम उसके पास जाओ,
वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। वो हर काम असूल से करता है। उसके धंधे में ऐसे मर्दों के लिए कोई माफ़ी नहीं। हमारी आंटी की बेटी को भी एक लड़का बहुत परेशान करता था। वो उसी के पास गई थी और अभिनव भाई ने उसकी जान छुड़वा दी थी। एक कोशिश करके देखो, अपनी इज़्ज़त की प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें ये पहला कदम उठाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जैसे मुझे अपनी आखिरी कोशिश नज़र आई, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं बाहर रहूंगी। अंदर तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि मुझे उस इलाके से डर लगता है। मैं मान गई थी। ठीक है। रिया की माँ मेरी माँ के पास रुक गई थी और हम दोनों 1 घंटे बाद ही घर से निकल आए। मैं पैदल चलती हुई अपने इलाके से बाहर गई, क्योंकि मैं जानती थी राजू मुझे धमकी देने के बाद इलाके से बाहर निकल गया होगा। अब वो कल से पहले नहीं आएगा। मैं उस बस्ती में पहुंची। वो बहुत खूबसूरत कोठी थी जहां अभिनव रहता था, मगर मैं जानती थी कि ये सब लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक बुरे इंसान से पीछा छुड़वाने के लिए मैं दूसरे बुरे इंसान के पास आई थी। तो फिलहाल मेरे पास यही चारा था, क्योंकि अगर कानून ने हमारी मदद करनी होती तो बहुत पहले ही हमारे इलाके से राजू गायब हो चुका होता। रिया पीछे ही रुक गई। अब आगे तुम्हें ही जाना है। घर के बाहर ही कुछ गार्ड्स खड़े थे। किससे मिलना है मैडम? उन्होंने मुझे सर से पैर तक घूरा। मुझे अभिनव साहब से मिलना है। उनसे मदद चाहिए। मेरे लहजे में बेबसी थी। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। क्यों मैडम? ऐसी क्या मदद चाहिए जो तुम ऐसी गंदी जगह पर आई हो? ऐसे इंसान के पास अपने अंदर की भूख ही मिटानी थी तो किसी कोठे पर चली जाती। हमारे अभिनव सर हर लड़की के लिए तैयार नहीं होते। गार्डों की इतनी गंदी बकवास सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारूं, मगर मैं खामोशी से बर्दाश्त कर गई। आओ मैडम, हमारे सर हर किसी से नहीं मिलते और तुम्हारी जैसी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं, जो खुद अपने आप को उनके सामने पेश करें। मैंने अपने आंसू रोके। हर किसी को ऐसा समझ रखा है क्या? मैंने कहा ना, मुझे मदद चाहिए। मैं बहुत मजबूरी में यहाँ पर आई हूँ। ऊपर वाले के वास्ते मुझे अंदर जाने दो। बस एक बार अपने मालिक से मिलने दो। मैं जो उनसे बदतमीजी करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मिन्नतें करने लगी थी। गार्डों ने एक दूसरे की तरफ देखा। न जाने क्या क्या इशारे कर रहे थे। फिर गार्डों ने गेट खोला और मैं अंदर आई। बंगला अंदर से बहुत बड़ा था। लॉन में 2 नौकरानियां सफाई कर रही थीं। उन्होंने मुझे देखा। जी मैडम, क्या काम है? नौकरानी ने भी मुझसे सख्ती से पूछा। मुझे अभिनव साहब से मिलना है। बहुत ज़रूरी काम है। मैंने नौकरानी को भी वही बताया जो बाहर गार्डों को बताकर आए थे। अभिनव साहब बहुत बिजी रहते हैं। वो हर किसी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए पहले वक्त लेना पड़ता है। इसलिए तुम जा सकती हो। नौकरानी की नज़रों में भी वही बात थी। देखो, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस एक बार मुझे उनसे बात करने दो। सिर्फ कुछ मिनट में यहाँ बात करने के लिए आई हूँ और किसी इंटेंशन से नहीं आई। मैंने नौकरानी के सामने हाथ जोड़ दिए। न जाने क्या सोचते हुए दूसरी नौकरानी ने पहली नौकरानी को इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें अभिनव साहब का कमरा दिखाती हूँ। अंदर तुम्हें खुद जाना होगा। हम छोड़कर नहीं आएंगे। पहली नौकरानी ने हंसते हुए कहा और मेरा कंट्रोल जवाब दे गया। आंखों से 2 आंसू टूटकर गिरे थे, मगर मैं जल्दी से अपने चादर का पल्लू से आंसू साफ कर गई। मैं सीढ़ियां चढ़ती नौकरानी के पीछे ऊपर पहुंची। एक कमरे के बाहर पहुंचकर नौकरानी रुक गई। अभिनव साहब अंदर हैं, अब तुम जा सकती हो। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर नौकरानी मेरी कोई भी बात सुने बिना सीढ़ियां उतरती वापस नीचे चली गई। मैंने हिम्मत करते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से भारी आवाज आई कि आ जाओ। मैं घबराती हुई अंदर गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने ही वो सोफे पर बाजू फैले टेक लगाए, सामने टेबल पर टांग रखे सिगरेट पी रहा था। मैंने उसे देखा। 27-28 साल का वो मर्द था। मैं समझी शायद कोई बूढ़ा आदमी होगा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। हल्की दाढ़ी, माथे पर बिखरे काले बाल
उसने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे, गले में 2 चेन थी, हाथों में भी बैंड्स और अंगूठियां थीं और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था कि शायद सब लोग उससे कांपते थे। मैं खामोशी से उसे देखती रही, जबकि वो ऐसे होलिये में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। झुककर मुझे देखा, वो समझा था शायद कोई नौकरानी होगी, मगर अपने कमरे में किसी अजनबी लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? वो जानता था बिना किसी गार्ड या नौकरानी के बिना तो वो यहाँ नहीं आ सकी होगी, इसलिए खड़े होते हुए पूछा। अभिनव की आवाज से मैं होश में आई। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे किसी ने बताया है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत उम्मीद और मान से आपके पास आई हूँ, मदद के लिए। कैसी मदद चाहिए? वो मेरे पास आया। अभी तक सिगरेट पी रहा था। मैं बहुत छोटी थी, मेरे बाप की मौत हो गई थी। माँ ने सारी जिंदगी हमें खिलाया पिलाया। मेरा एक बड़ा भाई था, मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, तो मैं और मेरा भाई दोनों काम करते थे। हमारे मोहल्ले में एक राजू नाम का गुंडा अपने दोस्तों से मिलने आता था। एक दिन उसने मुझे एकेडमी से वापस आते देख लिया, तब से मेरे पीछे पड़ा था और कल तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। वो मुझे गंदी नजरों से घूरता है और वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं, क्योंकि वो जानता है कि शादी के बिना मुझे हासिल नहीं कर सकेगा। ये सब बताते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कल उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। मैंने अपने भाई को बताया था, उसने मेरे भाई की जान ले ली और अब मुझे 24 घंटे का वक़्त दिया है। अगर मैं ना मानी, तो वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद करिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस राजू नाम के गुंडे को जान से मार दें। मैं जानती हूँ, आपके लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए टेबल पर पड़ी गन की तरफ देखते हुए मैंने कहा था। अभिनव के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। हर काम की एक कीमत होती है मैडम। बताओ, तुम मुझे इस मर्डर के लिए कितने पैसे दोगी? मेरी आंखों में हैरत आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो फिर मैं ऐसे तो काम नहीं करूँगा। हमारे धंधे के लिए कुछ देने का असूल चलता है। तुम बताओ तो, मुझे क्या दे सकती हो? मैं तुम्हें राजू नाम के उस गुंडे से बचा लूँ, तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। फ्री में तो मैं अपना काम भी नहीं करता। उसने मुझे सर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में कोई गहरी चमक थी, मगर हवस नहीं थी। ये मैं पहचान सकती थी। मैं अपने भाई का बदला जरूर लेना चाहती थी। मेरे दिमाग ने तेजी से काम किया। मेरे पास अपने अलावा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मुझे अपने पास रख सकते हैं। अभिनव, जो वापस सोफे पर बैठा सर झुकाए सिगरेट पी रहा था, बहुत हैरानी से चेहरा उठाकर ऊपर देखा। मैं बहुत सीरियस थी। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? हाँ, मैं जानती हूँ। बस एक छोटी सी शर्त होगी मेरी आपसे। अभिनव हैरान हुआ। तुम शर्त रखने की हालत में हो? ताने भरे लहजे में पूछा। मैं नहीं हूँ, लेकिन औरत होने के नाते आप मुझ पर एक एहसान तो कर सकते हैं। अभिनव की मुस्कुराहट रुक गई। मैं क्या कहना चाहती थी, वो खामोशी से मुझे देख रहा था। मैं कल तक आपका इंतजार करूंगी। आप एक दिन सोचने के लिए ले सकते हैं। कल को राजू मुझसे शादी करने के लिए आएगा। मैं राजू के बदले आपसे शादी करूंगी और आप चाहें तो मेरे शरीर पर अपना काबू पा सकते हैं। मैं खुशी-खुशी आपको अपना आप सौंप दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आप मुझसे शादी करेंगे और बदले में उस राजू की जान लेंगे, क्योंकि मुझे अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। अभिनव की आंखों में बहुत हैरत उतरी। मैं नहीं चाहती थी कि राजू एक मिनट के लिए भी जिंदा रहे, जिसने मेरे इकलौते भाई की जान ली, और अब राजू की मौत के लिए मैं खुद को भी बेच सकती थी। अभिनव खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे गहरी सोचों में खोया हुआ था। लेकिन मैं अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। मुझे वापस भी जाना था। मैं कल तक आपका इंतजार करूंगी। अगर आप नहीं आए, तो मजबूरी में मुझे राजू के हाथों बदनाम होने से बेहतर है मैं अपनी जान ले लूंगी। अब ये आप पर है कि आप मेरी जान बचाएंगे या नहीं। मैं जानती हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसान होने के नाते तो
आप मेरी मदद कर सकते हैं ना? मुझे पता चला था कि अभिनव साहब बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत मान और उम्मीद से यहाँ आई थी। अब फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आप मुझ गरीब की मदद करेंगे या नहीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर खुद को आपको दे सकती हूँ। बस मेरे पास यही आखिरी चारा है। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मैं अभिनव को हैरत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। वो जहाँ था, वहीं हैरान खड़ा रह गया। सिगरेट पीना कब भूल चुका था। पहली बार कोई लड़की उसके कमरे में आकर चैलेंज कर कर गई थी, और यहाँ से निकलते मैं नहीं जानती थी कि अभिनव मेरी मदद के लिए कल को आएगा भी या नहीं। मैं बस ऊपर वाले के बाद अभिनव के भरोसे वहां से निकल आई थी। रिया ने मुझे देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कंधे उचका दिए। मैं नहीं जानती थी वो आएगा कल को या नहीं, मगर अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहते हुए हम लोग वापस घर आ गए थे। अगली सुबह ही सुबह राजू के आदमी जबरदस्ती मेरे हाथ में शादी के कपड़े थमाकर जा चुके थे। बॉस ने कहा है शादी से पहले ये ड्रेस पहन लेना, वरना जबरदस्ती करना वो जानते हैं। राजू का एक आदमी ये बात बोलकर जा चुका था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस ड्रेस को आग लगा दूं। मेरा इरादा पक्का था कि मैं राजू से शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर मैं अपनी जान लेना ज्यादा आसान समझूंगी। लेकिन मैं अगर मर जाती तो मेरी माँ का क्या होता? अपनी माँ के खातिर मैं तैयार हो गई। 24 घंटे पूरे होते ही राजू किसी भी वक्त शादी करने के लिए आने वाला था। और अभिनव, मैं नहीं जानती थी कि आएगा या नहीं। मैं अभिनव के सामने खुद को पेश कर कर आई थी। अब तो उसे आ जाना चाहिए था। अभिनव तो आया नहीं, मगर राजू आ चुका था। उसके साथ उसके दोस्त थे, मगर मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो जरूर आएगा। दरवाजे की तरफ देख देख कर थक गई, मगर अभिनव का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। शादी शुरू करो, राजू की आवाज से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इससे पहले कि कुछ होता, दरवाजा एक धड़ से खुला, और फिर अभिनव ने उस छोटे से घर में कदम रखा। मैं बहुत हैरानी और बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखती रही। राजू की नजर भी उस तरफ जा चुकी थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि वो आया तो सही। न जाने क्यों मुझे जिंदगी में पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज अभिनव के आने पर हुई थी। उसके पीछे ही उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, और सबके हाथ में गन थी। वो सीधा आगे बढ़ा और राजू को कॉलर से पकड़े उठाया और गन उसकी कनपटी पर रखी। क्यों? बहुत आग लगी हुई है तेरे अंदर। बहुत बदतमीजी करना शुरू कर चुका है। इलाके को अपना समझता है, लेकिन इलाके की कोई भी लड़की तेरी जायदाद नहीं है जो तू उससे जबरदस्ती शादी करेगा। अभिनव गुस्से में था। राजू अभिनव को अच्छे से जानता था। पहली बात ये कि तुम होते कौन हो मेरे मैटर में टांग अड़ाने वाले? मेरा कॉलर छोड़ो, राजू ने सख्ती से कहते हुए अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की, मगर अभिनव की पकड़ सख्त थी और उसकी गन की पकड़ भी। बहुत जोश चढ़ा है तेरे अंदर, लगता है तेरे इस जोश को उतारना पड़ेगा। उसने राजू को अपने बॉडीगार्ड के हवाले किया। जब एक बार लड़की ने तुझे प्यार से कहा था कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों परेशान किया उसे? वो इतनी ऊंची आवाज में बोला था कि आसपास के घर के लोग भी निकलकर देखने आए कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे कुछ सुकून आया था। रिया ने भी सुकून का सांस लिया। वो राजू की जगह बैठा। चलो, शादी शुरू करवाओ। इसकी शादी मुझसे होगी। अभिनव की बात पर तो राजू के तन बदन में आग लग गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पसंद पर नजर रखेगा? राजू ने अभिनव को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अभिनव के बॉडीगार्ड ने उसे सख्ती से दबोच रखा था, और अभिनव के बॉडीगार्ड राजू के दोस्त को भी दबोच चुके थे। तुम ये शादी नहीं करोगी साक्षी, वरना तुम्हारी माँ। अभी राजू की बात उसके मुंह में ही थी जब अभिनव की गन से निकली गोली सीधा उसकी टांग पर जा लगी। उसकी चीखें सारे मोहल्ले में गूंजी। शर्म नहीं आती? बेबस औरतों को धमकी देते हुए वो सख्ती से चिल्लाया था। मुझे राजू को ऐसे तड़पते हुए देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने खामोशी से अभिनव के साथ शादी कर ली थी। अभिनव उठ खड़ा हुआ, मैं भी उठ खड़ी हुई। राजू ने अपनी गन जेब से निकालकर
अभिनव पर हमला करना चाहा, मगर अभिनव तेज रफ्तार से पीछे हो गया और गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी। और बस यहीं अभिनव की बर्दाश्त की हद थी। उसकी गन से एक गोली निकली और इस बार राजू का सीना चीर गई और राजू वहीं बॉडीगार्ड के हाथों में ही बेजान होकर गिर गया। मैं सिर्फ एक मौका देता हूँ, दूसरा मौका कभी नहीं। उठाओ अपने दोस्त को और निकल जाओ इस घर से। राजू के दोस्तों को देखकर उसने ऑर्डर दिया। वो जल्दी से राजू को उठाकर वहां से निकल गए। वो मेरी तरफ पलटा। अपना वादा याद है तुम्हें? मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया। चलो फिर मेरे साथ, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तो अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वो बता नहीं रहा था, वो ऑर्डर सुना रहा था, जो कि मैं सब जानती थी। मैं अपनी माँ से मिली, उन्हें तसल्ली दी कि मैं साफ हूँ। रिया से अपनी माँ का ख्याल रखने का कहा और फिर अभिनव की तरफ पलटी, जो बिना कुछ कहे मेरी कलाई पकड़े घर से बाहर निकल चुका था। बस अब लॉन में खून की छींटें रह गई थीं, मगर कहीं न कहीं मेरी माँ के सीने में सुकून उतर गया था। जैसे उनके बेटे को मारा गया था, इसी तरह उसके कातिल की भी जान ले ली गई थी। मैं अभिनव के साथ एक बार फिर उसके बंगले में आई, जहाँ पर कल मैं उससे मदद मांगने के लिए आई थी। वो मेरा बाजू पकड़े मुझे अपने साथ दोबारा इस कमरे में ले आया, जहाँ कल मैंने अभिनव से बात की थी। कमरे के अंदर लाते अभिनव ने मेरी कलाई छोड़ दी। जाओ, कपड़े चेंज कर लो, नौकरानी तुम्हें हर चीज दे देगी, जो भी तुम्हें चाहिए। अभी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, रात को आऊंगा। और याद रखना अब तुम, जबकि मैंने तुम्हारी मदद की है, तो बदले में मुझे क्या चाहिए? तुम समझदार हो। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ गई थी। मैंने बस हाँ के इशारे में सर हिलाया और फिर अभिनव तेजी से बाहर निकल गया। अब मैं कमरे के चक्कर काट रही थी। रात के 10 बज गए थे, मगर अभिनव का कोई नाम नहीं था। वो क्यों नहीं आया था, इसलिए मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अभी घर में नहीं था। न चाहते हुए भी मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। अभिनव ने मुझसे शादी क्यों की थी? आखिर मेरी मदद करने के लिए वो राजी कैसे हुआ? क्या सोचकर उसने शादी की थी? ये फिलहाल मैं नहीं जानती थी। मैं बस अपनी सोच में उलझी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला तो मैं होश में आई। अभिनव फोन कान से लगाए कमरे में आ रहा था। वो किसी से बात कर रहा था और काफी गुस्से में लग रहा था। मैं खामोशी से उसे देखती रही। उसने फोन पर बात खत्म की, मोबाइल साइड टेबल पर रखा, तो मैं उसके पास आई। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने सवाल पूछ लिया था। क्यों? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? इतनी आग लगी हुई है क्या? वो जो गुस्से में था, सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार गया। मुझे उसकी बात पर शर्मिंदगी हुई। नहीं, बस ऐसे ही। मैं अकेली थी, तो इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी। अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो, तो मेरा इंतजार करने की हिम्मत ना करती। मगर खैर चलो, तुम्हारा इंतजार खत्म कर देते हैं। वो मेरे पास आया। आपसे एक बात पूछूं? मैं घबराते हुए अपने अंदर चलता हुआ सवाल मुंह पर ले आई थी। आपने मुझसे शादी क्यों की? मतलब, मेरे पास कौन से पैसे थे, तो फिर आप क्यों माने? अभिनव ने हैरत से मुझे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी ये बात जानना चाहूंगी। अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। वो क्या है ना, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने सोचा कि जब छोटी सी मेहनत से इतनी हसीन लड़की खुद मेरे पास आ रही है, तो इनकार नहीं करना चाहिए। उसके लहजे में नशा था। पहले तो मुझे वहम लगा, लेकिन सच में वो मुझे नशीली आंखों से देख रहा था। मैं मजबूर थी। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए। चलो जो भी था, मगर अब वादा पूरा करने का वक्त है। वो मेरी कमर में हाथ डाले मुझे अपनी तरफ खींच चुका था। अभी कुछ और पूछने के लिए मैंने अपने होंठ खोले ही थे कि वो मुझे बोलने का मौका दिए बिना मेरे होठों पर झुक गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरे हाथ फौरन अभिनव के कंधे और सीने तक आए और मैंने मजबूती से अभिनव की शर्ट मुट्ठी में दबोच ली। वो कतरा कतरा मेरी सांसें पी रहा था। उसका एक हाथ मेरे बालों पर था और दूसरा मजबूती से कमर पर था। मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी, लेकिन मैंने अभिनव को खुद से दूर नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से अपने आप उसे सौंपने के लिए तैयार थी, क्योंकि यही होना था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया। वैसे गलत नहीं मरता था वो तुम पर,
तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम पर फिदा हो जाए, अभिनव ने मेरे कान के पास आते हुए कहा। मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों के हुस्न पर पिघल जाएं। मेरे लिए औरत सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है। मैं कुछ लूं और कुछ दूं के रूल पर चलता हूँ। मैंने दिया और मैं बस अब इसका इनाम वसूल कर रहा हूँ। मैं जो उसकी पहली बात पर मुस्कुराने वाली थी, उसकी अगली बात पर मेरी मुस्कुराहट सिमट गई थी। आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे, मगर मैं खामोश रही। अभिनव ने मेरे गले से दुपट्टा निकालकर बेड पर फेंका और मुझे अपने और करीब किया। कुछ देर बाद वो मुझे बेड पर गिराता मेरे ऊपर झुका। मैंने खामोशी से अपनी आंखें मींच ली और फिर गहरी होती रात में अभिनव पूरी तरह मेरे ऊपर कंट्रोल करता मुझे अपना बना चुका था। मेरी आंख सुबह खुली तो मैंने देखा मैं उसके पास बेड पर सो रही थी, मेरे बहुत पास। अभिनव मेरी गर्दन में चेहरा छुपाए सो रहा था। मैंने आसपास देखा। मुझे याद नहीं कि मैं कल किस वक्त सोई थी। बस अगर कुछ याद था तो अभिनव का प्यार भरा अंदाज। मैं मुश्किल से उठकर बैठी, धीरे से अभिनव का बाजू अपनी कमर से हटाया और उस पर ब्लैंकेट ठीक से डाला। वो शर्टलेस उल्टा बेड पर सो रहा था। कल रात उसके अंदाज में अजीब सी नरमी थी। वो मुझे बहुत नरमी से ट्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो गई थी। अगर वो चाहता तो मेरे साथ खतरनाक सलूक भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं मुस्कुराई, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद मैं वॉशरूम से निकलकर आई और सोफे पर बैठ गई। वहां बैठकर मुझे अपने भाई की याद आने लगी थी। उन्हें मरे हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से हमसे दूर हैं। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं जल्दी से खुद पर कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर निकली और नीचे किचन में आई तो नौकरानी किचन में काम कर रही थी। आप यहाँ? उसने मुझे हैरानी से देखा। हाँ, यहाँ आज से अभिनव के सारे काम करूंगी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनका नाश्ता भी खुद बनाया करूंगी। नौकरानी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात काट दी। मैं आपसे एक बार कह चुकी हूँ ना कि मैं अपने पति के सारे काम खुद करूंगी, इसलिए मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। नौकरानी ने खामोशी से सारे सामान के बारे में मुझे बता दिया। जब अभिनव की आँख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। उसने हैरत से आसपास देखा। उसे मैं कहीं नजर नहीं आई। उसे कुछ हैरानी तो हुई, मगर कंधे उचकाता वो फ्रेश होता नीचे पहुंचा तो उसे हैरत का झटका लगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसने मुझे देखा। वो मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। चेक करिए कैसा बना है। मैंने मुस्कुराकर उसे टेबल पर बैठने का इशारा किया। तुमने क्यों किया है? नौकर कहाँ है? उसने सख्ती से पूछा। नौकर यही है, लेकिन मैंने अपनी खुशी से आपके लिए नाश्ता बनाया है। किस वजह से? उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। कैसे बात कर रहे हैं अभिनव? मैं आपकी पत्नी हूँ और आज से आपका हर काम मैं खुद करूँगी। मुझे खुशी होगी कि मैं आपका काम करूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आया। मेरे काम करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें मेरे कामों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात इस शादी की, तो इस शादी की सच्चाई सिर्फ़ इतनी है कि ये हमारे बीच सौदा हुआ था और जब मेरा दिल भर जाएगा, तो मैं सौदा ख़त्म कर दूँगा। समझ रही हो? वो सख्ती से कह रहा था। आपके लिए ये सौदा होगा, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी के लिए इस शादी को निभाने का फ़ैसला किया है और आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। मैं भी सीरियस होकर कह रही थी। अभिनव मुझसे और बहस नहीं करना चाहता था। वो गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन लेता बाहर की तरफ जाने लगा। खाना तो खाते जाइए। उसे बाहर जाते देखकर मैंने आवाज़ दी, खुद ही खाओ ये नाश्ता। वो जाते जाते बिना पलटे बोला। मैं नाक के इशारे में सर हिलाते रह गई, मगर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। कोई बात नहीं, दोपहर को आएंगे तब खा लेंगे। अब तो मेरे हाथ का खाना ही खाना पड़ेगा। मैं मुस्कुराकर कह रही थी। दिन पर दिन गुजर रहे थे। मेरी बात वही थी। मैं अभिनव के सारे काम खुद कर रही थी। खुद उसके लिए खाना बना रही थी। खुद उसके कपड़े प्रेस करती थी। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धोना शुरू कर चुकी थी। अभिनव ने सिर्फ 1-2 बार मुझे टोका था। फिर उसने दोबारा कहने की कोशिश नहीं की। जो करती हो करती रहो।
मेरी बला से। मगर सच तो ये था कि धीरे-धीरे उसे मेरे हाथ के खाने की आदत होने लगी थी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने 2-3 बार मोबाइल फ़ोन पर ही रिया से बात कर कर माँ की खैरियत पूछ ली थी। रिया और उसके घरवाले मेरी माँ के साथ ही होते थे। ये जानकर मैं सैटिस्फाइड थी, मगर अभिनव का रवैया मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं बस उसके लिए बेड पर रहने वाली होती थी, जिसे हर रात वो अपने पास कर रहा था। मगर उसका दिल मान रहा था कि उसे धीरे-धीरे मेरी आदत होने लगी है। वो मोहब्बत नहीं करना चाहता था। वो बहुत छोटा था जब उसके माँ-बाप मर गए थे। उसे जिस आदमी ने पाल-पोस कर बड़ा किया था, वो इस गैंग का सरदार था। उनकी गैंग थी जो गलत कामों को गलत तरीके से रोकते थे। वो बहुत सारे कानून तोड़ते थे और वो भी मुजरिमों की लिस्ट में ही आते थे। मैं धीरे-धीरे उसके लिए दवा बनने लगी थी। मुझे तो शायद उससे तभी मोहब्बत हो गई थी जब मैंने पहली बार अभिनव को देखा था। मैं उसके साथ खुश थी, सैटिस्फाइड थी। मगर अभिनव, जिसकी ज़िंदगी हमेशा मुजरिमों की तरह गुजरती रही थी, वो कैसे मुझे अपने साथ रख सकता था? इसलिए वो मोहब्बत नहीं करना चाहता था, मगर उसे हो रही थी। एक सुबह मेरी आँख देर से खुली। न जाने मैं रात किस वक़्त सोई थी कि सुबह उठ ही नहीं सकी। मैंने हैरानी से आस-पास देखा तो दिन के 11 बज चुके थे। मैं उठकर बैठी तो मैंने देखा अभिनव कमरे में नहीं था, मगर उसका मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबियाँ पड़ी थी, मतलब वो घर में ही था। मैं फ्रेश होती नीचे आई तो मुझे अभिनव कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं जा रहा था। अभिनव ने कल कुछ नहीं खाया था। मुझे अभी भी अभिनव की फ़िक्र हो रही थी। नौकरानी कहीं नहीं थी। मैंने काफ़ी दिनों से घर का एक हिस्सा नहीं देखा था, क्योंकि नौकरानी ने वहाँ मुझे सख्ती से जाने के लिए मना कर रखा था। मगर मुझे उस तरफ से अभिनव के बोलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं दबे पाँव किसी नौकरानी की नज़र पड़ने से पहले ही घर के उस हिस्से में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई ड्राइंग रूम था। उसका एक दरवाज़ा लाउंज में खुलता था और दूसरा शायद घर की बैक साइड पर दरवाज़ा हल्का सा खुला था। इससे पहले मैं अंदर जाती, अंदर से आने वाली आवाज़ों पर मेरे कदम रुक गए। अंदर शायद अभिनव के अलावा भी कुछ लोग बैठे हुए थे जो अभिनव से बात कर रहे थे। जो भी था, लेकिन मेरे भाई को लड़की पसंद आई थी। तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था अभिनव। ये किसी मर्द की आवाज़ थी जो अभिनव से बात कर रहा था। तुम्हारे भाई ने गलत किया। किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके उससे शादी करना, ये गलत चीज़ है। और जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। और तुम्हारे भाई ने सबके सामने एक इंसान को बिना किसी वजह के मार दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा भाई इतना अच्छा भी नहीं था? अभिनव की भारी आवाज आई। लेकिन जो भी था, तुमने गैंग में गद्दारी की है अभिनव। हमारी गैंग का उसूल था कि हम अपने गैंग वालों की किसी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर तुमने राजू को नुकसान पहुंचाकर गद्दारी की है। राजू का भाई भी अभिनव के साथ उनकी गैंग में था, इसलिए अब वो लोग बहस कर रहे थे। मगर अचानक उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी हैरानी से फटी फटी नजरों से उन्हें देख रही थी। ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। इस लड़की को जान से मार देना चाहिए। इसने मेरे भाई को मारा है। ये सारी फसाद की जड़ है। राजू के भाई राजीव की नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो वो गुस्से से चिल्लाया। सबने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा और अभिनव का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। वो सोफे से उठा और दरवाजे तक आया और सख्ती से मेरी कलाई पकड़ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं खामोशी से उसके साथ खींचती चली गई। वो मुझे लेकर ऊपर कमरे में आया और गुस्से से मुझे बेड पर धक्का दिया। दिमाग काम करता है तुम्हारा? क्यों गई उन लोगों के सामने? वहां क्या कर रही थी तुम? वो तो मुझे देखकर चिल्ला पड़ा था। मैं तो बस आपको देखने गई थी। उसने आज पहली बार जितने गुस्से में मुझसे बात की थी, ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मर गया था क्या मैं, जो मुझे देखने के लिए गई थी? वो सब लोग जानती हो कितने बदतमीज हैं, कैसे तुम्हें घूर रहे थे। अब तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने हैरानी से उसे देखा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आप ही तो कहते थे आपके लिए ये शादी कोई मैटर नहीं करती। फिर कोई भी मुझे घूरे या फिर कुछ भी कहे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं
कि आपको भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। मैंने सच में जानना चाहा कि कहीं उसे मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई, मगर मेरी बात सुनकर तो अभिनव का चेहरा और लाल हो गया था। मोहब्बत, और वो भी तुमसे? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ? उसने एक ताने का तीर चलाया था। मेरा चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। तो क्या नहीं करते मुझसे मोहब्बत? बता दीजिए मुझे। मैंने भीगी आंखों के साथ पूछा था। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, तो फिर साबित करिए। मैं उसकी बात काट गई। मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो सबूत चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, मैं आज रात ही साबित करूंगा। आज रात तुम्हारी आंखों के सामने इस बेड पर किसी और औरत के साथ रात गुजारूंगा। फिर तुम्हें सबूत मिल जाएगा कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। वो मेरे पास आता हुआ सख्ती से मेरा मुंह दबोचकर बोला था और कमरे से बाहर निकल चुका था। मैं वहीं की वहीं हैरान खड़ी रह गई थी। मुझे लगा जैसे मुझे सांस नहीं आएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपने आप को तसल्ली देने लगी। मैं खामोशी से अपना हुलिया ठीक करती, अपने आंसू साफ करके कमरे से बाहर नीचे आ गई। मैं चाहती थी अभिनव जब रात को घर आए तो उसका गुस्सा ठंडा कर सकूं, इसलिए उसकी फेवरेट डिश बनाने की तैयारी करने लगी। काफी घंटे गुजर गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी। रात हो चुकी थी जब मैंने तेजी से अभिनव को घर के अंदर आते हुए देखा। अभिनव को देखकर मैं किचन से बाहर निकली, मगर अभिनव के पीछे ही किसी लड़की को अंदर आते देखकर मेरी मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसने बहुत ही गंदा सा ड्रेस पहन रखा था। अभिनव, मैंने उसे पुकारा। अभिनव मुझे देखकर मुस्कुराया। वो मेरी तरफ देखकर लड़की का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं सब कुछ छोड़कर तेजी से ऊपर आई, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची, कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। मैं भीगी हुई आंखों से सामने का मंजर देखती रही, जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। ये सोचकर ही मेरा सांस रुक रहा था कि मेरा पति किसी और के साथ मेरी आंखों के सामने कमरे में चला गया। दरवाजा खोलिए अभिनव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे होते हुए आप किसी और को मेरा हक नहीं दे सकते। दरवाजा खोलिए अभिनव, मैं मर जाऊंगी। मुझे मोहब्बत है आपसे। ऐसा मत करिए अभिनव। मैं दोनों हाथों से दरवाजा खटखटा रही थी। मैं बुरी तरह कांप रही थी, मगर दूसरी तरफ कमरे में चक्कर काटता अभिनव बेबसी से मेरी आवाज सुन रहा था। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले वो हाथ पकड़कर अंदर लाया था, वो सुकून से सोफे पर बैठी थी और बाहर जैसे मेरे ऊपर आसमान टूटकर गिर रहे थे। नौकरानी ने हिम्मत करते हुए मुझे बाजू से उठाया। प्लीज उठिए मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आराम करिए प्लीज। वो मुझे उठाकर खड़ा कर चुकी थी। छोड़ो मुझे, अभिनव से बात करनी है। अभिनव, मैं अभी भी उसे पुकार रही थी। नौकरानी ने मुझे दूसरे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया और पानी का गिलास मुझे दिया, मगर मैं बेड के क्राउन से टेक लगाए छत को घूर रही थी। मेरी आंखों में जैसे जिंदगी के रंग ही नहीं थे। अभिनव की बर्दाश्त की अब हद हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकलकर फौरन दूसरे कमरे में आया। उसे देखकर नौकरानी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उसे देखा। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। बाल बिखर गए थे। मेरी आंखों में इस वक्त बहुत सारी शिकायत थी। अभिनव गहरी सांस लेता मेरे पास बेड पर आकर बैठा, मगर मैं चेहरा मोड़ गई। अभिनव ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। मैंने उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। मैं भी रो रही थी। आई एम सॉरी। मैं गुस्से में था बस। उसने बहुत प्यार से मुझसे माफी मांगी। मैं पहली ऐसी इंसान थी जिससे वो माफी मांग रहा था। मेरे सामने कैसे दूसरी औरत का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। उस कमरे पर तो सिर्फ मेरा हक था ना। मैं उसका कॉलर पकड़कर चिल्ला रही थी। चली गई वो, कोई नहीं थी। अभिनव ने मेरे बाल चेहरे से पीछे करते हुए प्यार से कहा, मुझे मोहब्बत है तुमसे, बहुत ज्यादा। मैं मोहब्बत करने से डरता था, मगर तुमसे हो गई है। उस वक्त जिस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मगर मैंने अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं किया। मैंने खुद को एक ही तसल्ली दी कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, वो प्यार से कहता मेरे माथे पर अपने होंठ रख गया।
मुझे जैसे उसकी बातें सुकून दे रही थी। मेरा मूड अब थोड़ा ठीक हो चुका था। वो मुझे बाजू से पकड़ता दोबारा अपने कमरे में ले आया। मैं चेंज करने वॉशरूम में चली गई थी। मैं बाहर आई, इससे पहले कि मैं लेटती, अभिनव मुझे अपनी बाहों में ले चुका था। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, मैंने रूठे हुए बच्चों की तरह कहा। मैं अभी भी नाराज थी, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। तुम्हें सोने दूं, इससे पहले मैं अगली बात करती, वो मुझे अपने कंट्रोल में लेता, पूरी तरह मेरे ऊपर झुका और फिर सारी रात बहुत नरमी से मेरी सारी नाराजगी और थकान दूर कर गया। मैं अब बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आज रिया का काफी दिनों बाद फोन आया था और उसने मुझे बताया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अभिनव किसी काम से घर से निकला हुआ था, इसलिए मैं किसी को बिना बताए खामोशी से घर से निकल आई। मैं घर के किसी गार्ड को भी नहीं लेकर आई थी और यही मैंने गलती की थी। मैं रास्ते में थी जब राजीव के लोगों ने मेरी टैक्सी का रास्ता रोका। मैं घबरा गई। एक ने जबरदस्ती मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो, अभिनव तुम्हारी जान ले लेगा। मैं फड़फड़ाने लगी, मगर उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब 2 घंटे बाद भी मैं नहीं पहुंची, तो रिया ने अभिनव को फ़ोन किया। अभिनव परेशान हो गया। उसने घर पर पता किया, तो मैं घर से निकल चुकी थी। फिर अभिनव के एक आदमी ने राजीव की इस हरकत के बारे में उसे बता दिया था, जो राजीव के साथ था, मगर अभिनव का वफ़ादार था। ये जानकर अभिनव का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। अभिनव की गैंग ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका ख़्याल था कि मैं ही इस फ़साद की जड़ थी। इसलिए मजबूरी में अभिनव ने पुलिस को अपने साथ लिया और राजीव के खुफिया अड्डों पर रेड मरवाई और आखिरकार चौथे अड्डे पर उसे राजीव की गाड़ियां मिली। मतलब मैं यहीं पर मौजूद थी। मैं कुर्सी पर बंधी हुई थी और खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, अभिनव तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं अपने सामने राजीव और उसके दोस्तों को देखकर फड़फड़ा रही थी। अभिनव तो हमें तब छोड़ेगा जब वो तुम्हें बचा पाएगा। आज तुम्हारी जान जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर। इसी वजह से तुमने अभिनव और राजू दोनों को अपने इशारों पर नचाया है। अब तुम्हारा ये हसीन जिस्म बचेगा ही नहीं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझ रही थी। मैं कांप कर रह गई थी। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश करती चिल्ला रही थी, मगर वो लोग धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले वो मेरे और करीब आते, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अभिनव के साथ पुलिस के बहुत सारे लोग अंदर आए। सब पुलिस वालों ने राजीव और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया। अभिनव ने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोली। पागल हो गई थी, घर से अकेले क्यों निकली? आई एम सॉरी। मैं खड़ी होती, उसके सीने से लगकर रोने लगी। मैं कितनी घबरा गई थी, मुझसे बता नहीं सकती थी। बस सब ठीक है। अभिनव ने मेरे आंसू साफ किए। अभी कुछ पुलिस वाले वहां खड़े रह गए थे। अभी हमें चलना होगा अभिनव साहब, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो मैंने हैरत से उन्हें देखा। इतने में रिया भी वहां आ गई थी। उसने मुझे रिया के पास जाने का इशारा किया। तुम अपनी माँ के साथ हमारे घर चली जाना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, वो मुझसे कह रहा था। क्या मतलब? आप कहाँ जा रहे हैं? अभिनव, आप मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगे? मैं घबरा रही थी। तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालने के लिए मैंने पुलिस की मदद ली और उसके बदले मैंने अपने सारे जुर्म बता दिए। मैं सबके सारे जुर्म बता चुका हूँ और अपने भी। मुझे अब इसकी सजा काटनी होगी। ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। नहीं, आप नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर। आप भी चले गए तो मैं मर जाऊंगी। साक्षी, ये जरूरी है। जब तक मैं इस कीचड़ से नहीं निकलूंगा, तुम कभी भी सेफ नहीं रह सकोगी। आज मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो। अब मैं सारे बुरे काम छोड़ देना चाहता हूँ। मुझे जाने दो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अपना ख़्याल रखना। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रखते हुए रिया को इशारा किया। रिया ने आगे बढ़ते हुए मुझे पकड़कर पीछे किया। मैं उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। नहीं अभिनव, रुक जाइए। मगर अभिनव की एक आखिरी नज़र मेरे ऊपर डालकर अपने हाथ पुलिस वालों के सामने कर चुका था। मेरा एक हाथ अपने पेट तक आया और फिर मैं लहराकर रिया की बाहों में ही झूल गई। जेल का माहौल घुटन भरा था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वो जेल के कैदियों वाले कपड़े उतारकर अपने सादे कपड़े पहन चुका था। तो फिर जा रहे हो तुम बाहर? बधाई हो,
बूढ़े आदमी की एक बार फिर आवाज आई। वो उसके पास आकर बैठा। जी, वो मुस्कुराया था। चलो, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। मगर तुमने बताया नहीं, वो लड़की कौन थी? क्या यहाँ से निकलकर उससे मिलोगे? फिर अभिनव मुस्कुरा दिया। वो मेरी पत्नी और मेरे बेटे की माँ है, जिसकी वजह से मैं जेल में आया था, और मैं सबसे पहले उसके ही पास जाऊंगा। उससे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। बूढ़े ने हैरानी से उसे देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी। फिर वो मुस्कुरा दिया। वो जेल से बाहर निकल आया। उसने जैसे ही जेल का गेट पार किया, तो सामने ही गाड़ी के पास कंधों पर चादर लपेटे मैं खड़ी थी, और मेरे पास ही मेरे 4 साल का बेटा भी खड़ा था, जो उसे देखकर पापा पापा करता उसकी तरफ भागा। अभिनव मुस्कुराकर घुटनों के बल बैठ चुका था, तो उसका बेटा उसके सीने से जा लगा। अब मैं भी उनके पास आ गई थी। गुजरे 5 सालों में मैं और खूबसूरत हो चुकी थी। अभिनव हमारे बेटे आर्यन को बाहों में उठाते हुए रोने लगा था। मैं भी रोना चाहती थी, मगर उसे सामने देखकर मैं खुश हो रही थी, क्योंकि अभिनव ने पुलिस वालों की मदद की थी और सारे खुफिया अड्डों और जुर्म के बारे में बताया था। इसलिए उसकी सजा आधी कर दी गई थी, और जहां उसने 10 साल की सजा काटनी थी, वहाँ वो 5 साल की सज़ा काट रहा था। पूरे 5 साल हम दोनों ने एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त की थी। मैं ही जानती थी कि ये 5 साल अकेले मैंने कैसे गुजारे। वो मुझे हर पल याद आता था। अभिनव ने अपना दूसरा बाजू खोला और बिना कुछ कहे मुझे अपने पास करते हुए अपनी बाहों में ले लिया। मैं उसके सीने से लगी, जैसे सालों बाद सुकून में आई थी। उसने आर्यन के माथे पर होठ रखे, फिर मेरे माथे पर। थैंक यू, मेरी वजह से इतने साल तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू, मेरा इंतज़ार करने के लिए। वो आज भी मुझे उतनी ही मोहब्बत करता था। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मेरी वजह से हर गलत काम छोड़ दिया, मगर अब हम साथ रहेंगे ना? मेरी आँखें एक बार फिर भीगने लगी थीं। हाँ, बिल्कुल, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए अब गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हर तकलीफ के बाद ऊपर वाले ने इनाम भी रखा होता है, और वो इनाम हमें अब मिल चुका था। अब से हमारी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, और कोई गम हमारी जिंदगी में बाकी नहीं रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।